Good morning, students, and welcome back. So, today we are going to start the most important topic of this unit, that is the first unit. And today we are starting with the methods of calculating national income. अभी तक हमने नेशनल इनकम से जुड़ी हुई बेसिक जो जानकारियां हैं वो हमने देख ली है, किस तरह से कन्वर्जन करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, कौन सा एग्रीगेट जो है नेशनल इनकम है, कौन सा एग्रीगेट जो है वो डोमेस्टिक इनकम है, ये सारी चीजें हमने जान ली है. सो नाउ वी आर रेडी, वी आर फुली प्रिपेयर्ड to discuss the methods of calculating national income. So let us start with today's presentation. So basically there are three methods of calculating national income. Because the circular flow of income gives us three aspects of national income. जो circular flow है वो national income को तीन तरीके से देखता है. पहला जो है वो है production aspect. Production aspect हमें ये बताता है, it points to the flow of goods and services in the economy or the process of value addition. क्योंकि सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा है कि तीन चीजें जो है वो कभी भी रुकती नहीं है इकोनॉमी में, दैट इज प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. सो प्रोडक्शन एस्पेक्ट का मतलब जो प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है, इट पॉइंट्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन. नेक्स्ट इज इनकम एस्पेक्ट. इनकम एस्पेक्ट का मतलब है कि ये दूसरा फेज होता है सर्कुलर फ्लो में, जिसमें देर इज डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. ऑल दीज आर अर्नड इनकम, दीज आर फैक्टर इनकम्स. और तीसरा जो एस्पेक्ट है, तीसरा जो फेज है सर्कुलर फ्लो का, वो है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट में क्या होता है, जो इनकम जनरेट हुई है सेकेंड जो फेज में, वो एक्सपेंड होती है, वो खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and in the form of investment expenditure. Consumption expenditure is done by consumers and investment expenditure is done by the investors. So because of these three aspects of circular flow, there are three methods. क्योंकि हमने पढ़ा है कि production is equal to income equal to expenditure. So we can see, we can view the national income from 3 points of view. Accordingly, economists have suggested three methods of calculating national income: production method, income method, and expenditure method. So let us discuss them. So corresponding to these three aspects of national income, economists have suggested three methods of national income measurement. These are value added method, income method, and expenditure method. So we will take up them one by one, and today we are taking up the first method, that is value added method. वैल्यू एडेड मेथड को आज शुरू करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से किस तरह से नेशनल इनकम निकालना है. सो वैल्यू एडेड मेथड, इसके दो तीन नाम हैं. प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं इसको, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कह देते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कह देते हैं. तो इनमें से कोई भी नाम यूज हो जाए तो हमें उसको पहचान लेना है कि ये कौन सा मेथड है. और इस मेथड में नेशनल इनकम किस तरह से काउंट होती है, इसमें जो वैल्यू एडेड है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में जितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उन सब का वैल्यू एडेड निकाल के हमें जब ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो है वो हमारे पास आ जाते हैं. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू एडेड निकालना है या किस तरह से डोमेस्टिक या नेशनल इनकम निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड से. सो लेट अस प्रोसीड फॉर द स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट. सो लेट अस डिस्कस द प्रोसीजर. नंबर वन, क्लासिफाई द इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. सबसे पहले इकोनॉमी को तीन सेक्टर में बांट लेना है, या वो क्वेश्चंस में दिया होगा, वहां सेक्टर्स नहीं दे रखे होंगे तो वहां फर्म्स दे रखे होंगे कि फर्म ए बी सी. तो वो फर्म ए बी सी वो या तो सेक्टर वाइज दे रखे होंगे, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर, या जनरली दे रखा होगा कि देयर आर टू सेक्टर्स और थ्री सेक्टर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन ईच सेक्टर एज फॉलोज. मान लो हमने कोई प्रोडक्शन यूनिट लिया है, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड. यानी क्वेश्चन में अगर कहीं चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक. तो अगर ये कहीं दिया रहता है
तो हमें समझ जाना है कि एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, सम रिमेन्स अनसोल्ड ऑल्सो, तो हमें ये समझ जाना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है उस केस में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, तो it doesn't matter, but it has to be added to sales in order to calculate value of output if some output remains unsold. तो नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द वैल्यू एडेड इन ईच सेक्टर एज फॉलोज। हमने ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया है, अभी हमने वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी अगर पूरा आउटपुट सेल हो गया तब तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह आ जाएगा यहाँ सेल्स, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ही जो रॉ मटेरियल पे खर्चा होता है। अगर पूरा आउटपुट सेल नहीं हुआ है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें लेना है। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स। नेक्स्ट, estimate the gross value added at market price, that is GDP-MP, by adding the value added in all three sector। अब जब हमने जो फर्म्स दे रखे हैं, जो सेक्टर्स दे रखे हैं, उसमें हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का हमने वैल्यू एडेड जब निकाल लिया है, तो उन सब का वैल्यू एडेड को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। कई बार जो है बुक्स में जीवीए भी यूज करते हैं। जीवीए समझ जाना है कि ग्रोस वैल्यू एडेड, इट इज नथिंग बट जीडीपी ओनली। ये और ये एक ही चीज है, जीवीए और जीडीपी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जीडीपी एमपी और जीवीए एमपी आर द सेम थिंग। तो यानी जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है इकोनॉमी में, सबकी वैल्यू एडेड ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। तो वैल्यू एडेड मेथड में जो पहली चीज जहां हमें पहुंचना है दैट इज जीडीपी एमपी, एंड वी नो जीडीपी एमपी इज नॉट द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इट। सो जीडीपी एमपी आ जाएगा वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देन फिफ्थ स्टेप, एस्टिमेट एनडीपी एमपी बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब जब जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी तक जाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, खाली एन और जी का है। जी स्टैंड फॉर ग्रोस, एन स्टैंड फॉर नेट। सो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम जी टू एन वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब हमारे पास आ गया एनडीपी एमपी। Still we have not got the national income or domestic income. So let us calculate it in the last step. Now finally estimate NNPFC यानी national income, NNPFC यानी national income, और NDPFC आ जाता है तो वो हो जाता है domestic income। अब जब NDPMP से NNPFC पे जाना है तो D से N पे जाने के लिए NFI-FA ऐड कर देंगे, MP से FC आने के लिए NIT माइनस कर देंगे। सो दैट इज द लास्ट स्टेप। तो NNPFC इक्वल टू NDPMP में हमने क्या कर दिया, NFI-FA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया, और NIT जो है वो माइनस कर दिया। ओके, सो let us take an example based on the discussion on the last few slides. So there are firms, there are only two firms in an economy, A and B, and on the basis of the following information we have to find out. First one is value added by both firms, that is A and B separately, and then we have to find out GDP MP। अगर वैल्यू एडेड आ जाएगा A और B से, दोनों को ऐड करने पे GDP MP भी आ जाएगा। So let us take the solution. This is the table for reference again. First part was value added by firm A and B. So let us discuss it. वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे, कहीं भी चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक नहीं आया है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सीधा क्या है, सेल्स है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट सिर्फ सेल्स के बराबर है। अब देखिए इसमें, अब सेल जो है एक फर्म किस किस को कर सकता है, वो तीन जगह सेल कर सकता है। या तो वो
एक्सपोर्ट कर सकता है यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या दूसरे फर्म को बेच सकता है, या हाउस होल्ड को बेच सकता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए में हम देखते हैं कि ए ने किस किस को सेल किया है। तो पहला है टेबल में देखने पे एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, देन सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, देन सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए। तो यानी क्या क्या ऐड कर देंगे सेल्स में, 20, देन दिस 90 एंड दिस 40, ये तो आ जाएगा सेल्स में। सो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए एंड सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए। तो 20, देन 90 एंड देन 40। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए, यानी हम देखते हैं कि फर्म ए ने किससे खरीदा है। तो ये देखो इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट भी एक तरह से खरीदना है बाहर से। और देखते हैं बी से खरीदा है क्या। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सेल्स टू फर्म ए बाय बी, यानी बी ने ए को बेचा है, यानी ए ने बी से खरीदा है 30। तो ये 50 और ये 30 ऐड कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो ये ऐड होके आ गया 150 और ये दोनों ऐड होके आ गया 80। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए आ जाता है ₹70 लाख। ठीक है, नेक्स्ट बी का देखते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी का भी सेम फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखते हैं कि इसने किस किस को बेचा है, फर्म ए ने, फर्म बी ने किस किस को बेचा है। तो एक्सपोर्ट्स बाय फर्म, एक्सपोर्ट्स तो किया नहीं है इसने, खाली हम ये देखते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, ये 60 ये भी है, और सेल्स टू फर्म ए बाय बी ये भी है। तो 30 और 60 तो इसकी सेल्स हो गई। अब इसने खरीदा किससे है वो देख लेते हैं। खाली इसने जो है फर्म ए से खरीदा है, जो यहाँ दिया हुआ है सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए 40। तो ये आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो ये हो गया 40 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 90 जो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू एडेड आ गया 50 लाख। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जिसमें निकालना है जीडीपी एमपी। सो इफ वी एड द वैल्यू एडेड बाय बोथ दिस फर्म वी विल गेट द value GDP MP. So GDP MP equals to value added by firm A and value added by firm B. That is 70 plus 50. That is 120 lakh is the value added by both the firms. Yeah, it is equal to GDP MP, which is the value added by all the firms, all the producing units in the economy. So this was one example. Now we have to see take some precautions while using this value added method. कुछ कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी है, क्या क्या करनी है। So we have to keep following precautions in mind while using this value added method. Number one, value of second hand goods is not included in value added method. ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि second hand goods की वैल्यू जो है ऑलरेडी उस ईयर में इंक्लूड हो चुकी है जब उनका प्रोडक्शन हुआ था। सो उनका वैल्यू दोबारा से ऐड नहीं होगा। देन कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड। अगर सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने के लिए किसी ने कमीशन लिया है, कमीशन इज अ टाइप ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैंने किसी का सेकंड हैंड गुड को बिकवा दिया है, उसको सेल करवाने में हेल्प किया है, तो मैं अपना सर्विस के बदले में उनसे कुछ कमीशन लूंगा। तो कमीशन ऐड होगा बिकॉज इट इज द रिवार्ड फॉर सर्विस। ठीक है, ये सर्विस का के बदले में रिवार्ड है, एक तरह से ये फैक्टर इनकम है, तो ये ऐड होगा। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट ने अपने लिए प्रोडक्शन किया है, अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो भी ऐड होगा। हालांकि उसका वैल्यू जो है पे नहीं करते हैं, बट उनका वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो अपने प्रोडक्शन के लिए अगर किसी ने प्रोडक्शन किया है अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो भी इंक्लूड होगा। Then value of intermediate goods is not taken into consideration because value of intermediate goods is included in the value of final goods. अगर फ्लोर से बिस्किट बना रहे हैं तो फ्लोर और बिस्किट दोनों की वैल्यू ऐड नहीं होगी, खाली बिस्किट की होगी, क्योंकि बिस्किट इज द फाइनल गुड्स एंड इन बिस्किट द वैल्यू ऑफ फ्लोर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो नहीं कैलकुलेट होगी। Then imputed rent on the owner occupied house is also taken into account. Imputed होता है estimated। अगर मेरे पास खुद का घर है, मैं उसका रेंट पे नहीं कर रहा हूं, तो उसका भी वैल्यू जो है वो ऐड होगा।
क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है चाहे वो रेंटेड है उसका मार्केट वैल्यू होता है, इसलिए उसका वैल्यू जरूर ऐड होगा अगर मेरा खुद का घर है तो भी। Then services for self consumption is not considered because it is very difficult to estimate their market value. जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हैं जैसे हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं, ठीक है, वो ऐड नहीं होती है क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट कंसिडर्ड because it is very difficult to estimate their market value. So this is your homework. You have to calculate the value added by firm A and B from the following data. But in this example is somewhat different from the previous example. इसमें कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि जब सेल्स बाय फर्म ए दे दिया है, सेल्स बाय फर्म ए देने का मतलब अब इसमें इंडिविजुअल सेल्स काउंट नहीं होंगी, यानी सेल ये फर्म ए ने जो एक्सपोर्ट किया है या जो फर्म ए ने बी को जो बेचा है वो अलग अलग ऐड नहीं होगा। सेल्स बाय फर्म ए का मतलब उसमें सब चीजें आ गई, इसके बाद कोई भी सेल्स काउंट नहीं होगा। देन इसमें स्टॉक का भी दिया है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, तो इनका डिफरेंस भी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें ऐड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये चाहे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें से कोई भी ज्यादा हो, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव भी हो सकता है बिकॉज वी कैन सी हियर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 45 एंड क्लोजिंग इज 30, सो इनका जो डिफरेंस है वो -15 आएगा चेंज इन स्टॉक, लेकिन वो भी हमें जो है वो ऐड करना है। सो वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव डजंट मैटर, इट हैज टू बी एडेड। ऐड नेगेटिव ऐड करने का मतलब पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और उस तरह से वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और बी निकाल लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वैल्यू एडेड मेथड। ये एग्जांपल करके कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। In the next class we will take up the next method of no we will take up the this problem of double counting which is related to this value added method only. Double counting क्या है और किस तरह से avoid कर सकते हैं, that will be the topic for the next class. And after that we will take up the second method of calculating national income, that is income method. So this is all for today. Thank you so much.